हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस स्टफ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी से रिलेटेड स्मॉल ट्रिक्स, लर्निंग फैक्ट्स और कंप्लीट एलैबोरेटेड चैप्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उससे रिलेटेड जनरल बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर का फील। और कुछ भी आज वाला जो डेटा है वो लर्निंग नहीं है, याद करने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है, जस्ट समझना है, फील, है ना। तो बेसिक बातें करेंगे। मैं हूँ डेविड बेनीवाल, आपका लर्निंग पार्टनर, और अपना प्यारा सा चैनल साइंस स्टफ। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज जो चैप्टर है उसकी फर्स्ट टर्म रहेगी इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है? चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंट्रिंसिक का मतलब कह सकते हो एक तरीके से फंडामेंटल। मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप दूसरी प्रॉपर्टीज, दूसरी चीजों को साथ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हम इंट्रिंसिक बोलते हैं मास को, मास भी उतना ही फंडामेंटल है जितना कि चार्ज है, बट मास वेरी करता है विद स्पीड। मास जो है वो स्पीड डिपेंडेंट होता है। हमने पढ़ा था m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर m नॉट इज अ रेस्ट मास। m नॉट रेस्ट मास है और v इज द वेलोसिटी with which the mass is moving, c is the speed of light। और यहाँ से हम मतलब कंक्लूड करते हैं कि जो मास ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर व्हेन इट इज मूविंग कंपेयर टू रेस्ट। मतलब किसी भी बॉडी की रेस्ट मास से मूविंग बॉडी का मास जो है वो ज़्यादा होता है। जनरली हम ये देखते हैं, बट मास को हम हमेशा कांस्टेंट ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनका मास बहुत ज़्यादा होता है और कंपेयर टू उनकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 10 टू द पावर 8 ऑर्डर की होती है और मास जो है वो कम रह जाता है। तो फाइनली उसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, ऑब्जर्वेबल चेंजेस दिखाई नहीं पड़ते। जबकि हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल्स, इनकी बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो मास में वेरिएशन आता है। क्योंकि वहाँ पे स्मॉल मास पार्टिकल्स होते हैं, फास्ट स्पीड से चल रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 टू द पावर 6 की ऑर्डर से चलता है, या फिर ले देते हैं बीटा पार्टिकल्स हैं, ये बीटा पार्टिकल्स 10 टू द पावर 7 ऑर्डर से चलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इसके अप्रोचेबल है, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इसके आसपास वैल्यूज आती है। तो ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आ जाती है। m इक्वल्स टू m नॉट वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है ये चीज हम देख चुके हैं। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह सकते हो। और चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखिए, है ना। चार्ज और मास को अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जबकि मास एक ही तरह का होता है जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरी चीज, चार्ज always comes with mass but not vice versa। इसका अपोजिट भी सही हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है ना। चेंज मतलब जो एक मास है उसमें चार्ज हो सकता है, ऑलवेज हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। जबकि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मास के अंदर चार्ज हमेशा हो ये कंपलसरी नहीं है। मास पार्टिकल्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल चार्ज है, मतलब उसके अंदर चार्ज है, वो आयनाइज्ड है, तो उसका मास होगा। दूसरी चीज, जो चार्ज है वो स्पीड इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए विद राइजिंग और फॉलिंग स्पीड जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो वेरी नहीं करता, उतना ही रहता है। इट इज स्पीड इंडिपेंडेंट। While mass is speed dependent। m equals to m naught upon under root 1 minus v square upon c। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया है m naught रेस्ट मास, मास ऑफ द मूविंग बॉडी,
v is the velocity with which the given mass is moving and c is the speed of light. क्लियर है? ये रिलेशन होता है रेस्ट मास और मूविंग मास के बीच में। और एक बॉडी जब मोशन कर रही है तो उसका मास ऑलवेज ग्रेटर देन रेस्ट मास होगा। क्लियर है ये चीज? मतलब चार्ज क्या होता है, ऊपर ऊपर से एक फील समझ में आ गया ना कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल होती है। मतलब चार्ज जो है, चार्ज को किसी और दूसरी टर्म्स में आप इलेबोरेट नहीं कर सकते। चार्ज चार्ज होता है, जैसे मास मास होता है। क्लियर? मास को वैसे बोल सकते हो मैटर कंटेंट बाय आवर बॉडी। मैटर इज व्हाट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, अभी चार्जेस जो है वो जनरेट कैसे होते हैं? हाउ डू चार्जेस आर जनरेटेड? मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो आता कैसे है? मतलब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है, नेगेटिवली चार्ज हुई है, जो इनिशियली न्यूट्रल थी, तो ये चीज़ें कैसे होती है वो देखते हैं, है ना। मतलब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है जो इनिशियली न्यूट्रल थी। इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडी, है ना। हमें पता है कि एटम के अंदर 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मास इक्वल टू प्रोटॉन होता है। इसका मतलब चार्जिंग में न्यूट्रॉन की किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं होता। तो चार्जिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे कैसा होता है चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा होता है? निगेटिव। ओके, गॉट इट? तो हमारे दिमाग में यहाँ से एक चीज आती है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, इसका मतलब उसने पॉजिटिव पार्टिकल्स गेन किए? नहीं। क्या किया उसने? नेगेटिव लूज किया। या फिर नेगेटिवली चार्ज हुआ मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। मतलब अगर आपको चार्ज को वन वर्ड में डिफाइन करने को बोले तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ओके। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो कैसे फॉर्म होते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन 17। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? 281 और इसका 287। एटॉमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स। 8 कंप्लीट करने की कोशिश करता है। 8 कंप्लीट करने की कोशिश में जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा, है ना, तो बिफोर डोनेशन में क्या बोलूंगा? बिफोर डोनेशन। बिफोर डोनेशन क्या हुआ? इसके पास क्या था? 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन। एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज पॉजिटिव में होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज नेगेटिव में होता है। मतलब विद अपोजिट साइड इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इसी को बोला जाता है ई या फिर फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो अब आफ्टर डोनेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 10। प्रोटॉन्स 11 ही है। ठीक है, यहां पर अगर नेट चार्ज निकालूं मैं तो कितना है? माइनस 11 प्लस 11 नेट 0। यहां पे कितना होगा? माइनस 10 प्लस 11 नेट चार्ज प्लस 1। मतलब बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस आर फॉर्म्ड। मतलब पॉजिटिव आयंस जो कैसे फॉर्म होते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? जैसे क्लोरीन है, Cl माइनस बनाएगा, कैसे बनाता है? 7 है। जैसे यही सेम चीज बिफोर डोनेशन इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन्स हैं।
17 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से माइनस 17 ई चार्ज, 17 प्रोटॉन्स की वजह से प्लस 17 ई चार्ज और नेट चार्ज 0 आफ्टर डोनेशन, सॉरी इसमें डोनेशन नहीं, गेनिंग। ठीक है, देन आफ्टर गेनिंग इसमें क्या हो जाएगा, गेन करने के बाद क्या होगा, क्लोरीन के साथ 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 17 प्रोटॉन्स हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से माइनस 18 ई, 17 प्रोटॉन्स की वजह से प्लस 17 ई। ये मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है, -1 चार्ज आ जाएगा, क्या फॉर्म कर देगा, Cl-। ठीक है, मतलब बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनायंस मींस नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड एंड बाय बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस मींस पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यों नहीं डोनेट होते, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो सकता था, क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर शेल्स में इजीली मिल जाएगा, तो कोई भी उसको कह सकता है। दूसरी चीज, जो प्रोटॉन्स है वो 1837 टाइम्स हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो आपको जब कोई चीज खींचने को बोला जाएगा तो 1 किलोग्राम की एक बॉडी और दूसरी 1837 kg की है, तो दोनों में से किसको गेन करना इजी रहेगा, 1 किलोग्राम वाली ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी कंफर्ट जोन वाला काम ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, प्रोटॉन्स का डोनेशन या फिर गेनिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है एक तो उनकी पोजीशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, तो वहाँ जाके अंदर से निकाल के लाना, और जो शेल्स के ऊपर बाहर की तरफ ही प्रेजेंट है उन्हीं का लॉस और गेन कर सकते हैं, और दूसरा वो हैवी होता है 1837 टाइम्स। क्लियर है ये चीज, ओके। मतलब ऊपर से जो चार्ज है उसका फील एज आई एक्सपेक्ट क्लियर हो चुका होगा, है ना। और 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। और ये जो चार्जिंग है, चार्ज है, इस चीज का इंट्रोडक्शन ग्रीक कंट्रीज में 600 BC के पास आसपास आ गया था। ठीक है, अपनी जो NCERT है उसमें थेल्स करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बाय रबिंग चार्जिंग का इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे हम भी करते थे, स्केल को बालों में रब किया, पेपर प्लेट्स चिपकाते थे, अट्रैक्ट होती थी, वैसे उसने ग्लास रोड, एम्बर, वूल, प्लास्टिक रोड, बलून, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि रब करने के बाद चीज़ों में अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज़ या फिर रिपल करने की प्रॉपर्टीज़, टेंडेंसीज आ जाती है। वो किस वजह से आती है, बिकॉज ऑफ चार्जिंग। फिर जो 2 टाइप्स हैं, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नाम है, ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी बॉडी को, जैसे प्लास्टिक की एक रोड है, उसको कैटफर के साथ रब किया जाता है। ठीक है, रब करने के बाद उसके साथ उसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है जब दूर होती है। थोड़ी देर कांटेक्ट में रखने के बाद देखते हैं तो उनकी जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज है वो गायब हो जाती है। इसका मतलब रब करने से उन पे चार्ज आया, बट दोनों में अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज था। फिर जब दोनों को कांटेक्ट में रखा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले ट्रांसफर हुए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी इनिशियल स्टेट में चले जाते हैं, मतलब जो चार्ज है वो गायब हो जाता है। मतलब यहां से कह सकते हैं कि प्लस माइनस जैसे 0 हो जाता है, प्लस और माइनस मिलके इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन 0 हो जाता है। तो वैसे ही जब 2 ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो एक पे अगर पॉजिटिव आता है तो दूसरे वाले पे उतना ही नेगेटिव आता है, और इन दोनों को वापस कांटेक्ट में रखने पर डिस्चार्जिंग हो जाती है, चार्जेस एक दूसरे के अंदर वापस चले जाते हैं और दोनों ही बॉडी वापस न्यूट्रल हो जाती है। क्लियर है ना। मैथ्स के अंदर जब सम करते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट साइन के साथ तो नंबर को ऐड किया जाता है तो नेट क्या आता है, 0। वैसे ही 2 ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाए तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसी के बेसिस पे उसने ये 2 नाम दिए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखते हैं चार्जिंग। तो चार्ज करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने बोला चार्ज फॉर्म होते हैं बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हो सकते हैं। 3 मेथड है, बाय कंडक्शन,
बाय इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बोलो या फिर बाय रबिंग बोलो, सेम चीज। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को जब रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट में, इंडक्शन का मतलब संगति, है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही जब कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे न्यूट्रल या फिर चार्ज पार्टिकल के पास आता है तो उनके बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। तो देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो लेट सपोज हम एक बॉडी ए लेके आए जिस पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके साथ कांटेक्ट में रखी गई दूसरी बॉडी जो कि न्यूट्रल थी, क्या है, बी इज न्यूट्रल बॉडी, और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज के कांटेक्ट में रखा तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स घुसा घुसा के भरा हुआ है। ठीक है, इनको जैसे ही रास्ता मिलेगा, स्पेस मिलेगा, तो ये भागने की कोशिश करेंगे, और यहां से इसको जब कांटेक्ट में रखा गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स भाग के इस बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और इस पे भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, इसका नेट चार्ज डिक्रीज हो जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब यहाँ से देखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्टेन लिमिट के बाद रुक जाता है। ठीक है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा ये डिपेंड करता है दोनों के मटेरियल पे और शेप एंड साइज पे। अगर दोनों ही बॉडीज का शेप, साइज एंड मटेरियल सेम होगा तो दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाने के बाद ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रुकेगा। क्लियर? टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, दोनों का शेप, साइज एंड मटेरियल सेम होगा तो दोनों पे इक्वल चार्ज आने के बाद जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो रुक जाएगा। अदरवाइज जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट का चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा, इट डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज एंड मटेरियल। क्लियर? तो बाय कंडक्शन किस तरीके से होता है समझ में आया? अगर इस पे पॉजिटिव होता तो लेट सपोज इस पे पॉजिटिव होता, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां इलेक्ट्रॉनों की अथाह गरीबी आ रखी है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एकदम गरीब आदमी है। ठीक है, तो दूसरी बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाके रखा जाएगा, लाइट। इसके पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल है, जाएगा कौन, यहां से ये मत देखना इधर से पॉजिटिव चला गया वैसे, सॉरी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स गए वैसे, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव उधर ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। बट ऐसे नहीं है कि प्रोटॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, नो। क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉनों की गरीबी न्यूट्रल है, मतलब इसके पास इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया और इस पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो दो बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो वो दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में रहेगी। अगला आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब यहां पर मित्रों की संगति का प्रभाव पड़ेगा, है ना, मतलब आपके पास आने वाला जो पार्टिकल है वो किस तरीके का है। लेट्स सपोज ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास मैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी रख देता हूं। ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। अब ये नेगेटिव है तो इसके पूरे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, नेगेटिव एक तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस नेगेटिव एंड के कांटेक्ट में मैं दूसरी न्यूट्रल बॉडी लेके आ जाता हूं, तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इन दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूं, तो सेपरेशन के बाद क्या होगा, इस पे बचेगा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव उसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, या फिर इसको बाय अर्थिंग भी करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है,
इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इस नेगेटिव चार्ज को अपनी पोजीशन पे ही रखना है ना, इट शुड बी हेल्ड इन इट्स पोजीशन। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, इसके पास में मैं एक न्यूट्रल बॉडी लेके आया, इस न्यूट्रल बॉडी का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव दूसरी तरफ चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसको अर्थ करवा देंगे। अर्थ करवाने से क्या होगा, ये पूरा नेगेटिव चार्ज जो है भाग के कहाँ चला जाएगा, जमीन में, है ना। धरती माता है, सारी चीजें झेलती है, तुम इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो वो ले लेगी। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनों की भूख आएगी, गरीबी आएगी, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करवाएगी। और अर्थ को ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज पूरा उधर चला जाएगा और इस पर कैसा अक्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसको एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के एनवायरमेंट में रखोगे। एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए एक नेगेटिव बॉडी के एनवायरमेंट में रखा जाता है। क्लियर है ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको पॉजिटिवली चार्ज करना था, अगर नेगेटिवली चार्ज करना होता तो क्या करते, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेते, ये चीज उल्टी हो जाती, सारा नेगेटिव इस तरफ ट्रांसफर हो जाता, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव जो है इसके पूरे पॉजिटिव को उधर धक्का दे देगा और नेगेटिव को खींच के अपनी तरफ ले लेगा। तो जब दूसरी न्यूट्रल बॉडी इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो सारा पॉजिटिव निकल के यहाँ चला जाएगा, मतलब ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे ये सेम चीज, मतलब पॉजिटिव के एनवायरमेंट में रखोगे तो सारा नेगेटिव इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये पॉजिटिव, मतलब इस एंड पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई। तो अर्थ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाएगी, इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटॉन कहीं नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और 1837 टाइम्स अवेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और नेगेटिव अंदर आ जाएगा, तो फिर जब आप इसको पॉजिटिव को हटा दोगे तो हम देखते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो चुका है, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या किया जाता है, एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में न्यूट्रल बॉडी को रखा जाता है, जिस तरह का चार्ज आपको चाहिए उसका अपोजिट चार्ज के एनवायरमेंट में रखेंगे। मतलब इस न्यूट्रल बॉडी को अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव के एनवायरमेंट में रखूंगा, और इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिव के एनवायरमेंट में रखूंगा। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन हो चुका है। फिर आता है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन और रबिंग, मतलब दो बॉडीज को जब एक दूसरे के साथ रब किया जाता है तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ये कैसे होता है, जब रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और ये हीट क्या होते हैं, उन दोनों बॉडीज के सरफेस पे प्रेजेंट एटम्स को आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करवाती है। क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाते हैं और एक एटम से दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब उसके अंदर चले जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिसके अंदर ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इसको जनरली ऐसे समझ सकते हो कि लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन जिसके होंगे उसके निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब रब करते हैं तो लेट्स सपोज ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स हैं, ये दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स हैं। जब इनको रब किया जाता है तो ये ऑर्बिटल्स ऐसे रगड़ खाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जिसके लूज होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले के साथ चले जाएंगे। गॉट इट, ओके। तो बाय रबिंग, तो जब व्हेन टू सरफेसेस आर rubbed
with each other, the transfer of electrons takes place, because the heat or thermal energy, standard terms used, thermal energy produced by rubbing provides ionization enthalpy. ठीक है, अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये तो क्लियर है. दो को रब करेंगे. लेट सपोज इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स लूजली पैक्ड है, इसके टाइटली पैक्ड है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सॉरी कम है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. मतलब जिसके टाइटली पैक्ड है उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है. जब इनको रब किया जाएगा तो ये वाला एटम क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ये ले जाएगा. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज. समझ में आया? द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, व्हाइल द एटम विच गेन पॉजिटिव चार्ज, सॉरी लूज इलेक्ट्रॉन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो ये अब तक हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज और मास में रिलेशंस, डिफरेंसेस. ठीक है, उसके बाद देखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडीज. 3 मेथड थे, रबिंग या फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन. ठीक है, अभी हम देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस. ठीक है, 2 चार्जेस एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उनके बीच में किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं. जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, 2 मास बॉडीज है, m1 m2 separated by a distance r, then the force between these, the attractive force between these 2 bodies is F is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, और कंबाइनिंगली अगर इस चीज को मैं बोलूँ तो क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q, सॉरी m1 m2 अपॉन r. F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r. ठीक है, कंडीशन का इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होता है, और यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है. और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. यूनिट क्या होगी, ये सारी उधर ट्रांसपोज कर दो. फोर्स की क्या होगी, न्यूटन आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन m इंटू एम मतलब पर किलोग्राम. ठीक है, ये सब क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं. रिलेशन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में. तो 2 चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. मतलब मैं यहाँ पे 2 चार्ज ले रहा हूँ, प्लस Q1 प्लस Q2. Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लेट्स सपोज r. ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं. जो F फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे ये मीडियम पे डिपेंड करता है. और इन तीनों चीज़ों को कंबाइनिंगली क्या बोला जाता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. फर्दर F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर.
और k की वैल्यू, k को कांस्टेंट बोलते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, बट इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, मतलब ये सब जगह सेम नहीं होता, समझ में आया। विद डिफरेंट मीडियम ये वेरी करता है, अलग अलग मीडियम्स के लिए तो k की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। k इक्वल्स टू होता है क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी, ठीक है। और फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर, इन तीनों के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जो k की वैल्यू है वो कितनी होती है 9 × 10⁹। यूनिट क्या हो जाएगी वही, अगर यहाँ से अपने को k की यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगी k इक्वल्स टू 9 × 10⁹। k फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर बोल सकते हो, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी f की, अगर इस चीज बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसपोज कर दूं मैं, फोर्स की क्या होगी न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 दोनों ही चार्जेस है तो कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये कूलम तो पता है ना, जो चार्ज है उसको डिनोट करते हैं Q से और यूनिट होती है कूलम, और स्पेलिंग COULOMB, डिनोटेड बाय C। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? ओके, वापस क्विक रिवीजन करते हैं। दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। जितना बड़ा चार्ज लेंगे, है ना, जैसे मैग्नेट्स में देखते हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जितना बड़ा मैग्नेट लेंगे, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी होगा, दो चार्जेस हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगा फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा, और ये डिपेंड करेगा मीडियम पे जिसमें दोनों चार्जेस को रखा गया है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए जो K की वैल्यू वो कितनी आती है 9 × 10⁹, और जो चार्ज है उसको डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल Q, और ये ऐसा यूनिट होती है कूलम, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है कूलम्स लॉ को, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हाँ, यहां से मैं बोल देता हूं ये क्या है R वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे Q2 दोनों ही प्लस ले रखे हैं मैंने, तो क्या होगा रिपल्सिव फोर्सेस। अब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा F21। यहाँ पे इस तरफ अगर फोर्स देखें तो क्या होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू F12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ड्यू टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा 2 1, ठीक है। अगर इस वेक्टर को मैं इस तरफ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और वैसे ही इस तरफ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है चीज? ओके, तो हमने क्या बोला था F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लूंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है A कैप, है ना। A कैप को लिखा कैसे जाता है A वेक्टर अपॉन मोड ऑफ A, तो यहाँ पे उस चीज को लिख देंगे। अब ये जो R वेक्टर है वो किसके इक्वल है, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ये जो फोर्स है इसको वेक्टर ले रहे हैं, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब F21 इधर वाला लेता हूँ, तो R कौन सा हो जाएगा R2 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा K
Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R का स्क्वायर डॉट R2 माइनस R1 कैप, सॉरी हाँ R2 माइनस R1 कैप। ठीक है, अब इस R2 माइनस R1 कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1 अपॉन मोड ऑफ R2 R1, R2 माइनस R1 के Q1 Q2 अपॉन R मोड ऑफ R का स्क्वायर डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1। ठीक है, अब ये मोड ऑफ R2 माइनस R1 है क्या, आफ्टर ऑल R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R, ये R का स्क्वायर, स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा R क्यूब, यहाँ से क्या आ जाएगा F ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R मोड का क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली अगर मेरे को फाइंड करना है F ऑन 1 ड्यू टू 2 तो ये उल्टा हो जाएगा बस, तो K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R क्यूब डॉट R1 माइनस R, है ना, फोर्स ऑन 2 सॉरी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो R वेक्टर क्या रहेगा R1 माइनस R2 मोड ऑफ R की वैल्यू। ठीक है, कह सकते हैं R2 माइनस R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ, सही है। ओके, ये था वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ। ठीक है, बेसिकली कई बार पूछा जाता है। अब कंपैरिजन करते हैं, किसको, कूलम्स लॉ को एंड यूनिवर्सल